हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज सामाजिक विज्ञान यानी कि 10वीं क्लास के सोशल साइंस के मॉडल पेपर संख्या 4 को देखेंगे। इसके पहले हम आपको 3 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का। तो आज हम लोग चौथे सेट को देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रिया था कि प्रूसिया था। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से ऑस्ट्रिया था, यानी कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति के पद पर कि फ्रांस में राजदूत के पद पर कि प्रधानमंत्री के पद पर कि गृह मंत्री के पद पर। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का पानी होता है कि पानी रखने का मिट्टी होता है कि रूस का सामंत होता है कि रूस का सम्राट होता है। तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, वहाँ पर सम्राट को जार कहा जाता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में कि जर्मनी में कि इटली में कि रूस में। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदौली किसान आंदोलन के दौरान की अहमदाबाद की खेड़ा की चंपारण। तो बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसलिए 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और सातवें नंबर क्वेश्चन देखने के पहले हम आपको बता दें कि सुबह में 6:30 बजे जो हमारा क्रैश कोर्स वाला क्लास चलता है, यदि आप लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो सुबह में 6:30 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है। वहाँ पर आकर के आप लोग क्रैश कोर्स कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का, यानी कि जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट का हम वहाँ पर बारी बारी से क्रैश कोर्स कराएंगे। तो जो भी बच्चे की तैयारी भी बेहतर ढंग से नहीं हुई है, अगर वो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो सुबह में 6:30 बजे क्लास शुरू हो गया है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। बताइए 1820 ईस्वी में कि 1855 ईस्वी में कि 1860 ईस्वी में कि 1870 ईस्वी में। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 7 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 ईस्वी में। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1945 ईस्वी में हुआ कि 1947 में हुआ
कि 1944 में हुआ कि 1952 में हुआ, तो बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का कि रूस का कि अमेरिका का कि इंग्लैंड का। तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, लाल सेना से कि कार्बोनरी से कि फिलिक हेंटारिया से कि डाइट से। तो बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। ठीक है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से प्राप्त होता है, तो बताइए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। मानवकृत संसाधन है कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है कि अजैव संसाधन है कि अचक्रीय संसाधन है। तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य कहने का मतलब होता है कि जिसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वो दोबारा उपयोग के लिए भी तैयार रहता है, यानी कि उसका भंडार खत्म नहीं होता है। इसलिए सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि अगर हम सौर ऊर्जा को एक बार उपयोग कर लेते हैं तो फिर से हम दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो होती है वो अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की, 250 किलोमीटर। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 200 किलोमीटर की जो सीमा होता है, 200 किलोमीटर का दूर तक का जो सीमा होता है वह अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, हम आपको बताए हैं। वाला क्वेश्चन पहले महात्मा गांधी ने कि स्वामी विवेकानंद ने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मतलब पृथ्वी पर जितना भी जल है तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, यानी कि महासागरों में है। 96% की, 95% की, 96.6% की, 96.5%। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कुल जल का 96.6% भाग महासागरों में निहित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल की, कर्नाटक की, असम की, उड़ीसा। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रखिएगा 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, खरीफ फसल निम्नलिखित में कौन है। गेहूं है कि सरसों है कि चावल है कि मटर है। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में खरीफ फसल चावल है। जो गेहूं हो जाता है वह रबी फसल का उदाहरण हो जाता है, लेकिन चावल खरीफ फसल है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है। बिहार है कि महाराष्ट्र है कि तमिलनाडु है कि केरल है। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे पहले नंबर स्थान आता है महाराष्ट्र का। ठीक है, भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों की लंबाई है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है।
ऑप्शन ए है कि पूर्व पश्चिम गलियारा की एक्सप्रेस वे की स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की सीमांत सड़कें। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। बाकी जो एक्सप्रेस वे होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, सीमांत सड़कें, यह सभी सड़कों का एक वर्ग है, लेकिन पूर्व पश्चिम गलियारा सड़कों का एक वर्ग नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय जिसको हेडक्वार्टर भी बोलते हैं। तो बताइए पटना में है कि हाजीपुर में है कि मुजफ्फरपुर में है कि समस्तीपुर में है। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। 6283 किलोमीटर की 5283 किलोमीटर की 7283 किलोमीटर की 8500 किलोमीटर। तो बताइए 20वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 20वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो जाएगा। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 6283 किलोमीटर। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। अरस्तू का है कि अब्राहम लिंकन का है कि रूसो का है कि ग्रीन का है। तो बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर, यानी कि जो सर्वेक्षण नया वाला हुआ है, सर्वेक्षण हुआ है, उसके आधार पर भारत में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। 90 करोड़ की 71 करोड़ की 75 करोड़ की 95 करोड़। तो बताइए 22 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 71 करोड़। यानी कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की कुल संख्या 71 करोड़ है। 71 करोड़। देखिए मतदाताओं की कुल संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष के पार हो गई है, यानी कि 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति की कुल संख्या 71 करोड़ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। यहाँ पर 23 नंबर में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही कथन कौन सा है कि जिसमें व्यक्तिगत फैसलों, ठीक है, किसी व्यवस्था के लिए फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में, ठीक है, व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ए नंबर है कि गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। बी नंबर है कि लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। सी नंबर है कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। और डी नंबर है कि लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 कथन है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम होता है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसे हैं, 1 स्तरीय है कि 2 स्तरीय है कि 3 स्तरीय है कि 4 स्तरीय है। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय है, यानी कि बिहार में पंचायती राज में 3 स्तर पर राज्य संस्थाएं चलती है। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन है मोरारजी देसाई की, नीतीश कुमार की, इंदिरा गांधी की, जयप्रकाश नारायण। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 25 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में से बिहार में जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। 1977 में जो चुनाव हुआ था भारत में लोकतंत्र का, उस आम चुनाव में कौन सा ऐसा पार्टी
पार्टी था जिसको कि पूर्ण बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, कि जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, कि किसी पार्टी को नहीं? तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को ही पूर्ण बहुमत मिला था। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, की जयप्रकाश नारायण, की महेंद्र सिंह टिकैत, की चौधरी चरण सिंह? तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम आपको बार बार यह क्वेश्चन बताए हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू हुआ? ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू हुआ? बिहार से, कि उत्तर प्रदेश से, कि आंध्र प्रदेश से, कि तमिलनाडु से? तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि आंध्र प्रदेश से ही ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ था। अब चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए नंबर है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, कि क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, कि प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, कि उपयुक्त तीनों में? तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाजों में पड़ती है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे हुए समाजों में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? एक दलीय होती है, कि द्विदलीय होती है, कि बहुदलीय होती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है, यानी कि उसमें एक से अधिक दल शामिल होता है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में इस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में वैसा कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, की चंडीगढ़, की हरियाणा, की गोवा? तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि भारत में गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, भारत के गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका कि प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है? पटना, की गया, की शिवहर, की नालंदा? तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बिहार की राजधानी पटना का ही प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पटना का प्रति व्यक्ति आय बिहार भर में सबसे अधिक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, कि 70 रुपया, कि 10 रुपया, कि डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क का कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए इसमें से सभी आंसर गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? सन 2008 और 2009 के अनुसार पूछ रहा है कि 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 22,553 रुपया है, कि 24,494 है, कि 6,610 है, कि 54,850 है? तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। कितना है? 25,494 रुपया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, यानी कि वित्तीय संस्थाओं कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, कि 4 प्रकार के, कि 3 प्रकार के, कि 2 प्रकार के? तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वित्तीय संस्थाओं 2 प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली है जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कि 4 प्रकार के, कि 2 प्रकार के, कि 1 प्रकार के? तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं।
आपको इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ना है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के बारे में वहां पर पढ़ना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त, जहां पर कि सबसे अधिक बाढ़ आता है, पूर्वी बिहार के, दक्षिणी बिहार के, पश्चिमी बिहार के, उत्तरी बिहार। तो बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो उत्तरी बिहार है वह सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर कोसी का कहर होता है। तो बताइए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है और किसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। तो बताइए गंगा की, गंडक की, कोसी की, पुनपुन। तो अभी हम आपको बताए कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आता है वह कोसी नदी के कारण आता है, इसलिए कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर की तली पर जो कंपन होता है उस कंपन को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप के नाम से, कि चक्रवात के नाम से, कि सुनामी के नाम से, कि इनमें से कोई नहीं। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि महासागर की तली पर जो कंपन होता है उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कंपन होता है उसे सुनामी कहते हैं। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग के जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। बताइए मानव शरीर में जब आग से जल जाता है, मानव शरीर जब आग से जल जाता है तो जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए कि गर्म पानी डालना चाहिए, कि अस्पताल पहुंचाना चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिनका भी शरीर जल जाता है तो सबसे पहले उनको अस्पताल पहुँचाना चाहिए। ठीक है, जो नज़दीकी अस्पताल होता है सबसे पहले उनको वहाँ पर भर्ती कराना चाहिए, इसलिए 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कुल 40 क्वेश्चन था, जो कि 400 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया, जो कि समाज शास्त्र के यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 4 में देखना था। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसे दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि जितने सारे भी वीडियो हम आगे अपलोड करते हैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो, वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।